पहले समझ लीजिए क्या करना है। कल की क्लास बेटा मैं डिस्कशंस के लिए रख रहा हूँ। ओके राइट, ठीक है देव, ओके ठीक है स्टूडेंट्स। आज आपको पहले एक्सरसाइज 1 के सॉल्यूशंस मिल रहे हैं और कल हम लोग एक तो एक्सरसाइज 0 के जो आपका सॉल्यूशन भेज रहा हूँ वो कर लेना, और जो आइसोमेरिज्म का आपको होमवर्क दिया था बेटा वो कर लीजिएगा, फिर हम लोग उसका डिस्कशंस कर लेंगे। राइट, ओके, क्योंकि अभी आइसोमेरिज्म थोड़ा सा रहता है तो कल वाली क्लास को मैं डिस्कशंस क्लास रख देता हूँ, कल की क्लास में डिस्कशंस कर लेंगे। राइट, ओके चलो। अब नेक्स्ट जो हम लोग स्टार्ट करते हैं वो है हमारे पास, हाँ दोनों चैप्टर्स का यार एक्सरसाइज वो तो हो ही गया था अपना। अगर बात करें एक्सरसाइज 1 तो हो ही गई थी हमारी डिस्कस सारी की सारी। नेमिंग का एक्सरसाइज 2 रहता है, ठीक है। या डिस्कशंस करना देख लो जैसे करना है, अगर डिस्कशंस करना चाहते हो डिस्कशंस कर लेते हैं, पर एक बार कंप्लीट कर लो यार फिर कर लेंगे, ठीक है कल कर लेते हैं डिस्कशन। राइट, चलिए राइट। अब नेक्स्ट बेटा चलो देखो कर लेते हैं अभी। पहले एक टॉपिक जो रहता है उसको कंप्लीट कर ले डियर। जो हम लोगों ने अभी जो स्टडी करना है, तो जैसे आपको पता है हमारा आइसोमेरिज्म वाला टॉपिक चल रहा था, तो 2 टाइप के आइसोमर्स होते हैं, स्ट्रक्चरल होते हैं, स्टीरियो होते हैं। तो स्टीरियो के अंदर जो हम लोग बात कर रहे थे, मैं अपनी रिकॉर्डिंग को अलाउ कर ले, रिकॉर्डिंग नहीं अलाउ की मैंने अभी। राइट, अभी जो हम लोग बेटा आइसोमेरिज्म की बात कर रहे थे, जैसे मैंने बोला भी हम 2 टाइप के आइसोमर्स की बात करते हैं, स्ट्रक्चरल था एक स्टीरियो था। तो स्टीरियो के अंदर हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल भी कर लिए थे, स्टीरियो में तो ज्योमेट्रिकल पढ़ लिया था एल्कीन के अंदर। और अगर मैं उसकी बात करूँ आपको, अभी जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स थे उसके बारे में हम लोगों ने पूरा डिटेल में पढ़ लिया था। राइट, अब जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है हमारे पास कन्फर्मेशनल आइसोमर्स, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स, ठीक है आइसोमर्स। राइट, अब स्टूडेंट होता क्या है, अगर हम कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म की बात करें तो बेसिकली ये एक आइसोमर तो नहीं है यार। इसको आइसोमर कहना थोड़ा सा गलत हो जाता है, पर इसको बोल दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये एक ही मॉलिक्यूल की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। देखिए होता क्या है, पहले इसके बारे में एक 3D मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है, उसके बाद हम फिर आगे उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, मैं एक बार आपके साथ एक चीज डिस्कस करूँ। एक मिनट यार, मेरे को ये दिखना चाहिए कि आपको मेरी पिक दिखाई दे रही है यार, कहाँ से जाएगा। राइट, हाँ जी देखो, अब बेटा सबसे पहले ना कंफर्मेशनल आइसोमेरिज्म के बारे में समझ लीजिएगा। तो हेलो डियर, कैसे हो सभी। एक मेरे को थोड़ी सी सेटिंग कर देना तो इसको, हाँ राइट। देखो, अगर हमने कंफर्मेशनल आइसोमर्स के बारे में पढ़ना है वो होता कैसे है, देखो बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। सबसे पहले ना मैं पूरा इसको डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ आपको। पहले हम लोग बात कर रहे हैं एल्केन्स की। कोई भी स्टूडेंट आ जाओ यार, ताकि मेरे को ये पता लग जाए भी आप लोगों को जो मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वो आपको दिखाई दे रहा है प्रॉपरली, ठीक है। कोई भी एक आ जाओ। देखो बेटा मेरे पास ना ये जो जैसे हम लोगों ने बात किया था स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात की थी, तो जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल थे, पहले अगर मैं बात करूं लास्ट वाले टॉपिक की ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की, तो हमने बोला था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म उनमें पॉसिबल होता है जिनमें रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होती है, जिसमें मॉलिक्यूल्स फ्रीली रोटेट नहीं कर सकते, रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, उनके अंदर हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होता है। राइट नंदन, आना बेटा एक बेटे। Yes, sir. Good नंदन morning. Good morning, sir. हाँ कैसे, गुड मॉर्निंग। बढ़िया सर आप। गुड मॉर्निंग। देखो हमने लास्ट लेक्चर में किया था अभी जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है वो उनमें पॉसिबल है जिनमें रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होती है, राइट ओके। Yes, sir. अब हम बात कर रहे हैं कन्फॉर्मर्स की। कन्फॉर्मर्स किन में पॉसिबल होता है, जिनमें रोटेशन फ्री होती है,
जिनमें हम लोग मॉलिक्यूल को फ्रीली रोटेट कर सकते हैं, उनके अंदर कन्फर्मेशनल आइसोमर्स पॉसिबल होता है। तो जो फ्री रोटेशंस होती है वो हमेशा सिंगल बॉन्ड के अलोंग होती है। इसका मतलब जितना भी ये कन्फर्मेशनल आइसोमर है, ये हमारे पास सिर्फ एल्केन के अंदर पॉसिबल है। एल्केन में देखो, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। एक नॉर्मल सा एक कन्फॉर्मर समझने की कोशिश करना, इथेन, ठीक है। देखो, ये कार्बन है, राइट। आप सभी बेटा अपने कॉपी पेन को उठा लीजिए, यहाँ पे पेन को उठा लीजिए, आपको ज्यादा बेटर समझ आएगा एक तरीके से। देखो, ऐसे मैंने इसको पकड़ लिया, ये 3 है मेरे पास, ओके। ये ये देख, ये कार्बन है, ये दिखाई दे रहा है तेरे को मॉलिक्यूल प्रॉपर्ली? मैंने क्या क्या कर रहा हूँ, Yes, sir. देख ऐसा करो, सभी स्टूडेंट्स बेटा जिनके पास भी है, मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, तो अपने पहले 6 पेन को उठा लीजिए बेटा जी। अगर 6 पेन को उठा के ले आइए, हाँ, तो मेरे साथ बनाइए सभी स्टूडेंट्स, फिर आपको प्रॉपरली क्लियर होगा ये क्या है। देखो, आई थिंक सभी के पास होगा। देखो, आप क्या करो, ये बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट है माय डियर। जैसे हम लोग ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री नहीं बनाते होते, ठीक है नंदन, ओके। मतलब एक के साथ कितने बॉन्ड्स बने हुए हैं, 3 बॉन्ड्स बने हुए हैं, कितने एंगल पे रखा हुआ है, 120 डिग्री पे। वैसे ट्राइगोनल प्लेनर 120. ज्योमेट्री बना लो, ठीक है। बना लिया बेटा जी। यहाँ पे इसके बीच में Yes, sir. एक ऐसे पेन को और प्लेस कर दो, राइट, ओके। और सेम बेटा ट्रायंगल इसके आगे बना दो। सेम ऐसे ही 3 एटम्स का जो अरेंजमेंट है, जो पीछे वाली जगह पे प्रेजेंट है, वही बेटा आप लोग आगे वाली जगह पे बना दो। शायद आप लोगों से ना बने, आप थोड़ा सा फील करने की कोशिश करना। देखो ये बना कि नहीं बना, ऐसे देखो, ठीक है। देखो ध्यान से, समझ गए सर. ये पता है ठीक क्या है. है, ये कार्बन है, ये कार्बन। इस कार्बन के साथ जहां से मैंने पकड़ रखा है, सेंट्रल पॉइंट कार्बन है। कार्बन के साथ ये भी एच लगा हुआ है, और ये भी एच है, और ये भी एच है, राइट, ओके। जो ये सेंट्रल पॉइंट था, इसके साथ Yes, 3 sir. क्या लगे हुए हैं, एच लगे हुए हैं। ये वाला कार्बन डायरेक्टली इस कार्बन से अटैच्ड है, ये वाली साइड भी कार्बन है, और इसके साथ भी क्या लगे हुए हैं, 3 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं। गॉट इट, ओके, ठीक है, क्लियर है। ठीक. अच्छा, अब देखो, अब इन सब में कौन सा बॉन्ड बना हुआ है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है डियर, ठीक है। अब आप मॉलिक्यूल को Yes, ऐसे sir. ऐसे ऑब्जर्व करो। देखो कितना कुछ करना पड़ता है अपने को, ऐसे ऑब्जर्व, ऐसे देखो। अब देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये जो पेन है, इसको देखना बेटा, ग्रे कलर वाले पेन को। ये वाली पेंसिल के एग्जैक्टली कहाँ पे लाई कर रहा है बेटा, बैक साइड पे लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा? अगर आप इसको यहाँ से देखोगे, एग्जैक्टली इस तरफ से देखोगे, एग्जैक्टली पीछे Yes, लाई sir. कर रहा है कि नहीं कर रहा, बोलो हाँ या ना। क्लियर है, ओके, ठीक है। अब इसके Yes, अंदर sir. सिंगल बॉन्ड है बेटा, ये जो कार्बन कार्बन है ना, ये जो कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड के लॉन्ग में मॉलिक्यूल को फ्रीली क्या कर सकता हूँ, रोटेट कर सकता हूँ। रोटेशन पॉसिबल है। देखा अभी क्या हो रहा है, अभी ये जो ग्रे वाला है, ये इस वाली पेंसिल के एग्जैक्टली बैक साइड पे है, राइट, ओके। अगर मैं इसको सिंगल बॉन्ड के लॉन्ग थोड़ा सा रोटेट कर दूं, तो एग्जैक्टली बैक साइड पे आके उनके बीच में आ गया बेटा जी, इन 2 एच के। सोच के देखो, नहीं समझ आ रहा नंदन? कैसे सर? यार ये देखो ना, बैक ये साइड भी है कार्बन, सर. ये कार्बन है, कार्बन के साथ क्या लगे हैं, 3 एच लगे हुए हैं, ठीक है। ये भी कार्बन है, और इसके साथ भी 3 एच लगे हुए हैं, तो इथेन बन गया ना, CH3, सिंगल बॉन्ड CH3 बन गया, ओके, क्लियर Yes, है। sir. हाँ, इसके और Yes. ये जो ऊपर वाला है, इसके बीच में, और ये जो ग्रे वाला है, ये पैरेलल लाई कर रहे हैं, बिल्कुल पैरेलल रखे हुए हैं मैंने, राइट, ओके, Yes, sir. Yes. पैरेलल है। Yes. अब मेरे पास इनके बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, फ्रीली रोटेट कर सकता हूँ। ये रोटेट पॉसिबल है, हाँ या Yes, ना? sir. Yes, sir. अब क्या हो रहा है, अब अगर मैं इसको देखूं और इसको ऑब्जर्व करूं, ये दोनों को अंडर रेफरेंस मान लो, अंडर ऑब्जर्वेशन मान लो। एक तो इसको मान लो, पेंसिल को, और इसको मान लो। अब क्या होते हैं, ये दोनों बिल्कुल पैरेलल हैं। अब मैंने थोड़ा सा रोटेट कर दिया, तो और रोटेट कर दिया, और रोटेट कर दिया, तो सिंगल बॉन्ड के लॉन्ग रोटेशन पॉसिबल है या नहीं है, बोलो? है सर. यार डबल बॉन्ड में तो रोटेशन नहीं था ना, क्योंकि डबल बॉन्ड में जैसे पाई बॉन्ड बना हुआ था, तो पाई बॉन्ड तो कौन सी ओवरलैपिंग करता है बेटा, साइडवाइज ओवरलैपिंग करता है। और साइडवाइज ओवरलैपिंग साइडवाइज. से तो रोटेशन रोटेशन पॉसिबल नहीं था। पर सिंगल बॉन्ड के लॉन्ग तो क्या यस पॉसिबल है, सर. फ्रीली रोटेशन पॉसिबल है या नहीं है? क्लियर है। आप यस इसको सर है. फिक्स रख के इसको रोटेट कर सकते हो, ओके। यस तो सर. अगर आप इसको रोटेट कर रहे हो, फ्री रोटेशन पॉसिबल है,
तो अगर आप फ्रीली रोटेट करते जाओगे तो स्पेस के अंदर काफी डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट बनते जाएंगे। यस सर। तो तेरे को समझ में आया कि नहीं आया? आ रहा है सर, आ रहा है। आ रहा है ना बेटा? मतलब अगर मैं इसको सिंगल बॉन्ड के अलोंग रोटेट करूंगा तो डिफरेंट स्पेस में डिफरेंट अरेंजमेंट बन रहे हैं, आया ना? देख हाँ घूमता जी घूमता सर। क्या हुआ, जब सिंगल यस सर, बॉन्ड के यस। अलोंग रोटेट किया, ये ग्रे वाला अब इसकी बैक साइड पे आ गया, पहले तो इसकी बैक साइड पे था, अब घूमता घूमता इसकी बैक साइड पे अब आ गया, इसकी। राइट? ओके। तो अपने पास यस क्या हो सर, रहा है, ये यस। जो सिंगल यस। बॉन्ड के अलोंग क्या पॉसिबल है, फ्री रोटेशन पॉसिबल थी। तो सिंगल बॉन्ड के अलोंग जब फ्री रोटेशन होती है तो उसकी वजह से जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे पास स्पेशल अरेंजमेंट बनते हैं, सिंगल बॉन्ड के अलोंग रोटेट करके स्पेस में जो डिफरेंट अरेंजमेंट बनते हैं, उन सभी डिफरेंट अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोल देते हैं, कन्फॉर्मर्स बोल देते हैं, और इस कंफर्मेशनल। फिनोमिनन को कन्फर्मेशनल आइसोमर्स बोलते हैं। बोलो क्लियर यस हुआ सर, कि नहीं हुआ ये? ठीक है। पक्का यस। श्योर? क्लियर है फ्रेंड्स? बाकी बताइए बेटा, किसको किसको क्लियर है ये, हैंड रेस करना, किसको ये चीज समझ आ गई जो मैंने बताई अभी, भी सिंगल बॉन्ड के लॉन्ग फ्री रोटेशन पॉसिबल है। यस, ओके, राइट, हाँ जी। अब समझने की कोशिश करते हैं, टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो क्या है, देखिए अभी जब मैं आपको करवाऊंगा तो और बेटर आपको क्लियर हो जाएगा सारी चीजें, राइट? देखिए अब क्या करने वाले हैं अपन लोग, जैसे हम लोग जो टॉपिक स्टडी कर रहे थे वो था हमारे पास कन्फर्मेशनल आइसोमर्स, ठीक है, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स या कन्फर्मेशनल आइसोमर्स, ठीक है। अब क्या होता है, पहले इसके अंदर बेटा फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल ड्यू टू, अगर बात करें इसके बारे में तो किन में पॉसिबल होता है, इट इज पॉसिबल ड्यू टू फ्री रोटेशन अबाउट, पॉसिबल ड्यू टू फ्री रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। अगर मैं डेफिनेशन लिखूं यार, अगर मैं बात कर, देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशंस को लिख देते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखी जाएगी, तो लिखिएगा डेफिनेशन इसकी क्या होगी हमारे पास, ठीक है। हाँ जी, पहले डेफिनेशंस लिखते हैं। तो डेफिनेशंस में लिखिए, द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल, the different spatial arrangement, the different spatial arrangement of atom in a molecule, of atoms in a molecule, of atom in a molecule due to rotation about, due to rotation about carbon carbon single bond, due to rotation about carbon carbon single bond, carbon carbon single bond are called conformational isomers, are called conformational isomers, conformers or rotamers। रोटामर्स, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा स्टूडेंट्स, मैं क्या बात बोल रहा हूँ। तो हमने क्या लिखा, जो डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट बनते हैं एटम मॉलिक्यूल्स के, जो एटम, द डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स का जो डिफरेंट स्पेस में जो डिफरेंट अरेंजमेंट बनते हैं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अलोंग रोटेट करके, तो जो वो डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट बनते हैं उनको क्या बोला जाता है, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स बोलते हैं, या फिर उनको कन्फॉर्मर्स बोल सकते हैं, और उनको रोटामर्स भी बोला जाता है, राइट? ओके, तो ये ध्यान रखिएगा भी, जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अलोंग हमारे पास क्या पॉसिबल होती है, फ्री रोटेशन हमारे पास पॉसिबल होती है, राइट? ओके,
अब सबसे पहले ये तो हो गया डेफिनेशंस हो गई डियर, ठीक है। तो अगर उसके बाद इसके कुछ पॉइंट्स लिखें, ये डेफिनेशन लिखी गई, आप बताओ कितने कन्फॉर्मर्स पॉसिबल होंगे बेटा जी। इसके बारे में की पॉइंट्स लिखते हैं बेटा, की पॉइंट्स। यहाँ पे मैं की पॉइंट्स के बारे में लिखने वाला हूँ। हाँ बोलो की पॉइंट, फर्स्ट की पॉइंट क्या है। पॉसिबल, पहला तो लिखेंगे पॉसिबल ड्यू टू फ्री रोटेशन। ओके, फ्री रोटेशन की वजह से बेटा पॉसिबल है। सेकंड, कितने कन्फॉर्मर्स पॉसिबल होंगे बोलो, कितने डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट बन सकते हैं यार। इनफाइनाइट कन्फॉर्मर्स आर पॉसिबल, हाँ या ना यार। इनफाइनाइट कन्फॉर्मर ही पॉसिबल होंगे। अगर आप थोड़ा सा रोटेट करोगे तो एक अलग अरेंजमेंट बन जाएगा, थोड़ा सा ज्यादा डिग्री पे रोटेट करोगे तो एक नया अरेंजमेंट बन जाएगा यार। तो हमारे पास अगर हम बात करें तो हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फॉर्मर्स हमारे पास क्या होते हैं, पॉसिबल होते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुई। ओके, दे आर, जितने भी कन्फॉर्मर आइसोमर्स होते हैं, दे आर आइसोलेबाइल। आइसोलेबाइल का मतलब क्या होता है बेटा, इनको हम लोग सेपरेट आउट नहीं कर सकते डियर। ठीक है, आइसोलेबाइल का मतलब क्या होता है भी, जितने भी ये कन्फॉर्मर्स होते हैं इनको सेपरेट करना पॉसिबल नहीं होता। क्यों पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल में दूसरी फॉर्म में फ्रीली रोटेट होता रहता है यार, तो इसको बोल सकते हैं दे आर आइसोलेबाइल। आइसोलेबाइल का मतलब क्या है, इनको हम लोग सेपरेट आउट नहीं कर सकते। ओके, क्लियर है। और फोर्थ हमारे पास क्या होगा, यहाँ तक बात क्लियर हुई। क्लियर, देखो अब यहां से अगर बात करें, हाँ जी, इन ऑल कन्फॉर्मर्स, इन ऑल कन्फॉर्मर्स, जितने भी कन्फॉर्मर्स बनेंगे बेटा जी, उनमें जितने भी कन्फॉर्मर्स हैं उनकी बॉन्ड लेंथ जो होगी, जो उनकी बॉन्ड लेंथ होगी, बॉन्ड एनर्जीज होगी, वो सेम रहेगा। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जीज, ये सब कुछ क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। ओके, अब आपको समझ आएगा ये मैं कैसे बताना जा रहा हूँ। तो पहले यहाँ तक लिख लिया सभी ने, बताइए। आपको पता है, अब वही बात आ गई सर, समझ तो तब आएगा जब आप एग्जाम्पल दोगे। ठीक है, तो इसके बाद हम अभी एग्जाम्पल्स को करने वाले हैं। चलिए, तो पहले लिखेगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ कन्फॉर्मर्स। पहले ये देखें भी, जो कन्फॉर्मर्स है उनको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कन्फॉर्मर्स। देखिए डियर, कन्फॉर्मर्स को रिप्रेजेंट करने के तरीके कितने हैं। हमारे पास टू वेज है जिनके द्वारा हम लोग कन्फॉर्मर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक हमारे पास मेथड होता है न्यूमैन प्रोजेक्शंस, वन इज कॉल्ड न्यूमैन प्रोजेक्शन। और जो सेकंड हमारे पास मेथड होता है कन्फॉर्मर्स को रिप्रेजेंट करने का, वो है हमारे पास साहॉर्स प्रोजेक्शन। तो हमारे पास यहाँ पे दो मेथड्स हैं, टू मेथड्स हैं जिनके द्वारा हम लोग कन्फॉर्मर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। पहला है हमारे पास न्यूमैन प्रोजेक्शन और सेकंड है हमारे पास साहॉर्स प्रोजेक्शंस। चलिए, अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शंस की। न्यूमैन प्रोजेक्शन, राइट। अब न्यूमैन प्रोजेक्शंस में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए, न्यूमैन प्रोजेक्शन में ऐसा किया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था, इथेन का केस बताया था। ठीक है, जैसे अगर मैं एग्जांपल हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने इथेन का एग्जांपल लिया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। मैं इसका पर्टिकुलर एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूँ। मैंने ये जो एक एक हम लोग लगाते हैं डॉट, और एक हम लोग ऐसे सर्कल को ड्रॉ करते हैं। एक लगाया जाता है डॉट और एक लगाया जाता है सर्कल। अब यहाँ पे जो डॉट होता है ना, जो डॉट लगा होता है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट द फ्रंट कार्बन। ये जो डॉट है ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रंट कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जैसे मैंने आपको अरेंजमेंट दिखाया था 3D में, याद करो, तो आपको दिखाई दिया होगा इथेन का, जब मैंने आपको रोटेट करके दिखाया था। जब आप उसको देखोगे तो आपको एक ही कार्बन दिखाई देगा ना, जब आप फ्रंट साइड से देखोगे। जब आप मॉलिक्यूल को फ्रंट साइड से देखोगे तब आपको एक ही कार्बन दिखाई देगा। ठीक है, तो ये एक कार्बन था, और इस कार्बन के साथ कितने ग्रुप लगे हुए थे, 3 ग्रुप लगे हुए थे। तो ये जो डॉट से रिप्रेजेंट किया, ये पहले वाला कार्बन आ गया, इसके साथ ये 3 ग्रुप अटैच्ड हैं।
जो 3 बॉन्ड है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बी इसके साथ क्या लगे हुए 3 ग्रुप अटैच्ड हैं। और ये जो बैक जो सर्कल से रिप्रेजेंट किया है, ये सर्कल से ये बैक वाला कार्बन है बेटा, बैक साइड कार्बन। जो पीछे वाला कार्बन था यार, ये बैक साइड कार्बन है। अब उसके साथ भी 3 ग्रुप लगे होंगे। अगर उसके साथ मान लो जो 3 ग्रुप लगे हुए हैं, वो जो पहले वाला कार्बन के साथ जो ग्रुप लगे हैं उसके एग्जैक्टली पीछे लाई कर रहे हैं। जो पहले वाले कार्बन के साथ जो ग्रुप लगे हुए हैं एग्जैक्टली उसके पीछे लाई कर रहे हैं। ठीक है, फिर तो ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे माय डियर। हाँ या ना, बोलो। ये न्यूमैन प्रोजेक्शन समझ आया बेटा आपको क्या है? तो न्यूमैन प्रोजेक्शन में हम लोगों ने क्या करना होता है, एक तो डॉट लगाते हैं। डॉट किसको रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे बेटा, फ्रंट वाले कार्बन को। सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बैक साइड वाले कार्बन को। एक तो ये फॉर्म हो गई। ये ना एक फॉर्म होती है एक्लिप्स्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म बोलते हैं इसको, एक्लिप्स्ड फॉर्म। एक्लिप्स फॉर्म कब बोलते हैं, जब यहाँ पे थीटा कितना हो, 0 डिग्री हो। थीटा क्या होता है, ये जो फ्रंट वाला कार्बन है ना, इसके साथ जो ग्रुप लगा हुआ है, और जो बैक साइड वाला जो कार्बन है इसके साथ जो ग्रुप लगा हुआ है, इनके बीच में जो एंगल है उसको हम लोग थीटा बोलते हैं। डाईहेड्रल, ये होता है डीएचए। व्हाट इज डीएचए, डाईहेड्रल एंगल। डाईहेड्रल एंगल, राइट। अगर फ्रंट वाले कार्बन के साथ जो ग्रुप लगा हुआ है और बैक साइड वाले कार्बन के साथ जो ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, उनके बीच में अगर एंगल 0 है, अगर एंगल 0 है तो इसका मतलब क्या हो गया, उस फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्लिप्स फॉर्म बोलते हैं। या फिर आप ऐसा समझ लो, ये एक्लिप्स फॉर्म को ऐसे निकाल दो, थीटा 0, इसको हटा दो थीटा 0 को। और बेटर बताता हूँ, जब फ्रंट वाले कार्बन के साथ जो ग्रुप लगे हुए हैं, जो फ्रंट वाले कार्बन के साथ जो ग्रुप लगे हुए हैं और जो बैक साइड वाले कार्बन के साथ जो ग्रुप हैं, बैक साइड वाले कार्बन के साथ जो ग्रुप लगे हुए हैं, जो ग्रुप लगे हुए हैं वो फ्रंट वाले कार्बन के साथ जो ग्रुप लगे हैं उनके एग्जैक्टली पीछे आ रहे हैं, एग्जैक्टली उनके पीछे आ रहे हैं। तो उनको हम लोग कौन सी फॉर्म बोल देते हैं, एक्लिप्स फॉर्म बोल देते हैं। तो ये कौन सी फॉर्म बनी हमारे पास, एक्लिप्स फॉर्म बनी। ठीक है, ओके। अब एक फॉर्म और बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक होती है स्टैगर्ड फॉर्म बेटा जी। स्टैगर्ड फॉर्म में क्या करना होता है, जैसे मान लो फ्रंट वाला कार्बन था, इसके साथ ये सेम ये ग्रुप लगे हुए थे 3। जो बैक साइड वाला कार्बन था उसके साथ भी 3 ग्रुप लगे हुए हैं। पर उनके साथ जो 3 ग्रुप लगे हुए हैं, जो बैक साइड वाले कार्बन के साथ जो ग्रुप लगा हुआ है, वो जो फ्रंट वाले कार्बन के साथ जो 2 ग्रुप लगे हुए हैं उनके एग्जैक्टली बीच में लाई कर रहा है। तो ये जो हमारे पास अरेंजमेंट बनता है स्पेस के अंदर, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैगर्ड फॉर्म। इसको बोला जाता है कौन सी फॉर्म, स्टैगर्ड फॉर्म। तो ये हमारे पास बेटा न्यूमैन प्रोजेक्शन होता है। तो क्या सबको न्यूमैन प्रोजेक्शन समझ आया कैसे रिप्रेजेंट करना होता है? डॉट के साथ तो रिप्रेजेंट किया जाएगा फ्रंट कार्बन को, और सर्कल के साथ रिप्रेजेंट किया जाएगा बैक साइड वाले कार्बन को। पहले कार्बन में जो ग्रुप लगे हुए हैं और बैक साइड वाले कार्बन बिल्कुल एक ही प्लेन में आ रहे हैं। एक ही प्लेन में नहीं मतलब, बैक साइड वाले कार्बन के साथ जो एटम्स लगे हुए हैं वो फ्रंट वाले के एग्जैक्टली पीछे आ रहे हैं, वो तो एक्लिप्स फॉर्म में। अगर फ्रंट वालों के बीच में आ रहे हैं तो कौन सी फॉर्म बनेगी, स्टैगर्ड फॉर्म बनेगी। ये होता है बेटा न्यूमैन प्रोजेक्शन। ओके, क्लियर है। अब बात करते हैं, एक होता है हमारे पास साहॉर्स प्रोजेक्शन। ये तो न्यूमैन प्रोजेक्शन था, ऐसे ही हमारे पास एक प्रोजेक्शन बनेगा साहॉर्स प्रोजेक्शन। अब ये साहॉर्स प्रोजेक्शंस के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, अब देखिए इसके अंदर भी हम लोग कैसे इसके अंदर एक स्लेंटेड ऐसे बेटा लाइन लगानी है, स्लेंटेड लाइन लगानी है, लगा दी। अब इस ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। अब इसके साथ ना ऐसे 3 ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है, 3 ग्रुप हो गए। और इसके साथ भी बेटा 3 ग्रुप लगे हुए हैं, ये लगे हुए हैं। बोलो क्या ये एक्लिप्स फॉर्म बनी कि नहीं बनी? ये दोनों कार्बन है बेटा, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। और ये वाला वो बॉन्ड है जिसके लॉन्ग हम लोग क्या कर रहे हैं, रोटेशन दे रहे हैं। सोच के बताओ, क्या ये फॉर्म आपको एक्लिप्स फॉर्म दिखाई दी कि नहीं दिखाई दी? बोलिए। आप क्या करो, इसको उठा लो, इसको सपोज कर, इसको ना थ्रेड मान लो। ये जो कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, ये जो रेड से मैं अभी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसको ना थ्रेड मान लो। ठीक है, आप क्या करो, इसको उठा लो।
इसको अगर आप उठा के लेके आओगे, इस वाले के बिल्कुल सामने लेके आओगे, तो आपको ये दिखाई देगा भी जो एक कार्बन के साथ जो ग्रुप लगे हुए हैं, दूसरे वाले एग्जैक्टली उसके बैक साइड पे आ रहे हैं। ठीक है, ओके, मतलब साइड व्यू हो गया बेटा ये अपने पास, बोल सकते हो ये साइड व्यू हो गया। तो साइड व्यू में तो दोनों कार्बन ही दिखाई देंगे अपने को यार। ओके, ठीक है। अब इसकी अगर हम बात करें स्टैगर्ड फॉर्म बनानी है, तो स्टैगर्ड फॉर्म भी बना लेते हैं यार। तो स्टैगर्ड फॉर्म कैसे बनेगी, ये कैसे बना था, ये 3 एटम ऐसे लगे हुए थे, ये जो दूसरे वाला कार्बन है, ये देखो, क्या ये स्टैगर्ड फॉर्म बनी कि नहीं बनी, सोचिए ध्यान से। इट विल बी अ स्टैगर्ड फॉर्म, राइट एवरीवन। क्योंकि आप यहाँ पे देखो, अगर ये वाले कार्बन के साथ ये जो ग्रुप लगा हुआ है बेटा, ये जो यहाँ पे मैं रेड से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये इन दो ब्लैक वालों के बीच में लाई कर रहा है ना। अगर आप इसको फ्रंट व्यू से देखोगे तो रेड वाला इन दो ब्लैक वालों के बिल्कुल बीच में लाई कर रहा है। तो क्या बताया था, जब बैक साइड वाले कार्बन के साथ जो एटम्स लगे होते हैं, वो फ्रंट वाले के साथ जो एटम्स लगे हैं उनके बीच में लाई करेगा, तो कौन सी फॉर्म बनती है, स्टैगर्ड फॉर्म बनेगी। तो ये सा हॉर्स का मैंने ऊपर वाला एक्लिप्स फॉर्म बना दिया, और नीचे वाली कौन सी फॉर्म बन गई अपने पास, स्टैगर्ड फॉर्म बन गई। राइट डियर, यहाँ तक बात क्लियर होगी सबको, चले आगे। ओके राइट, चलिए अब बात करते हैं, कुछ कन्फॉर्मर्स ड्रॉ करने की बात करते हैं। कन्फॉर्मर्स ड्रॉ करते हैं, फिर आपको काफी बेटर तरीके से चीजें समझ आ जाएंगी। कन्फॉर्मर्स ऑफ इथेन, तो पहले इथेन में देखते हैं, इथेन के कन्फॉर्मर्स की बात करेंगे। ठीक है, इथेन की बात करेंगे, प्रोपेन की बात करेंगे, ब्यूटेन की बात करेंगे, फिर अपना एक कन्फॉर्मर वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। अगर क्लास में होता है ना, लाइव क्लास होती, फिर तो ये बहुत जल्दी क्लियर हो जाता है। देखो कन्फॉर्मर्स में क्या होता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 हुआ, राइट, ये इथेन है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस कार्बन और इस कार्बन को के अलोंग, ये जो सिंगल बॉन्ड बना हुआ है इसके अलोंग फ्रीली रोटेट करके डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट अराइज करने वाला हूँ। क्लियर है, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है इसके अलोंग रोटेट करके। तो क्या किया, देखिए मेरे पास क्या था, ये मेरे पास फ्रंट वाला कार्बन था, इसके साथ क्या लगे हुए हैं, फ्रंट वाले कार्बन के साथ 3 H लगे हुए हैं, 3 H लग गए, राइट लग गए। अब ये जो बैक साइड वाला कार्बन है उसके साथ भी 3 H लगे हुए हैं, बिल्कुल लगे हुए हैं। 3 H वो क्या है, फ्रंट वाले कार्बन के साथ जो H लगे हैं उनके एग्जैक्टली पीछे लाई कर रहे हैं। तो ये कौन सी फॉर्म बनी बोलो, ई से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कौन सी फॉर्म है ये, एक्लिप्स फॉर्म है, हाँ या ना। अब मैंने क्या किया, इसको एक कार्बन को फिक्स रख लो, और एक कार्बन को फिक्स रख के अप्रोक्सीमेटली 60 डिग्री का रोटेशन दे दो। ठीक है तो बेटा देखो, अब सोच के देखना, ये जो मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इस ये जो सेंट्रल कार्बन है तो इसका हाइब्रिडेशन sp3 है बेटा जी, एंगल कितना है, 109 डिग्री होता है। पर हम लोग इसको ना 120 डिग्री एंगल कंसिडर कर लेते हैं अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। है तो एग्जैक्टली कितना है, 109 डिग्री है, क्योंकि sp3 है, sp3 है तो हाइब्रिड है। ठीक है, sp3 हाइब्रिडेशन होगा तो एंगल तो 109 डिग्री होगा। पर अगर हम सामने से देखें तो अपने को ये एंगल बेटा 120 डिग्री दिखाई देता है ना, 120 डिग्री। तो इसको हम लोग 120 डिग्री सोच के ही कैलकुलेशंस कर लेते हैं, अपनी कैलकुलेशन काफी इजी हो जाती है। तो क्या किया मैंने, 60 डिग्री रोटेट किया। मैंने क्या किया, जो फ्रंट वाला कार्बन है उसको तो वहीं का वहीं रखा, उसको रोटेट नहीं किया, और बैक साइड वाला जो कार्बन था उसको 60 डिग्री रोटेट कर दिया। अगर 60 डिग्री रोटेट करूंगा तो बैक साइड वाले कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन लगे होंगे, वो फ्रंट वाले जो हाइड्रोजन है उनके बीच में दिखाई देंगे बेटा अपने पास, हाँ या ना बोलो, क्लियर है। अब यहाँ पे 60 डिग्री का और रोटेशन दे दो। अब सोचो, अगर ये एक्लिप्स था तो ये कौन सी फॉर्म बनी, ये स्टैगर्ड फॉर्म बनी कि नहीं बनी, बनी स्टैगर्ड फॉर्म। अब क्या करो, 60 डिग्री का और रोटेशन दे दो, 60 डिग्री फिर रोटेट कर दो। 60 डिग्री फिर रोटेट करोगे तो क्या करोगे, फ्रंट वाले को तो एज इट का एज इट इज रख दो। अगर 60 डिग्री और रोटेट करोगे तो क्या हो जाएगा माय डियर, तो जो बैक साइड वाले हाइड्रोजन है वो पहले वाले हाइड्रोजन के एग्जैक्टली पीछे लाई कर जाएंगे अपने पास यार, ये आ गया। फिर 60 डिग्री रोटेट कर दो, फिर इसको 60 डिग्री रोटेट कर दो। अगर फिर 60 डिग्री रोटेट करोगे तो क्या होगा, फ्रंट वाले के साथ ये 3 H लगे हुए हैं,
और बैक साइड वाले के साथ जो एच लगे होंगे वो इनके बीच में आ जाएंगे, ये लो आ गए। क्लियर है? फिर आप क्या करो, 60 डिग्री रोटेट कर दो। अगर फिर 60 डिग्री रोटेट करोगे तो क्या हो जाएगा? हाँ जी, यहाँ पे एच, यहाँ पे एच, यहाँ पे एच, अगेन एक्लिप्स फॉर्म दोबारा से जनरेट हो जाएगी। ये बन गया एक्लिप्स फॉर्म। अब फिर इसको 60 डिग्री रोटेट कर दो। अगर फिर से 60 डिग्री रोटेट करोगे तो कौन सी फॉर्म बनेगी? स्टैगर्ड फॉर्म बन जाएगी। एक को फिक्स रख के दूसरे वाले को रोटेट करना है तो स्टैगर्ड फॉर्म बन गई। अब क्या करो, दोबारा से 60 डिग्री रोटेट कर दो। अगर दोबारा से 60 डिग्री रोटेट करोगे फिर दोबारा से ये वाली फॉर्म बन जाएगी। अब यहाँ पे देखो, पहले वाली एक्लिप्स फॉर्म में स्टैगर्ड है, ये कौन सी है? एक्लिप्स्ड है। ये कौन सी है? स्टैगर्ड है। ये कौन सी फॉर्म है? एक्लिप्स फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है? स्टैगर्ड फॉर्म है। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, सुनो क्या चीज, ये 60 डिग्री था, ये 60 डिग्री था। जब आपने इसको फर्दर 60 डिग्री रोटेट किया तो टोटल एंगल कितना हो गया बेटा? 120 डिग्री हो गया। हाँ या ना? 60 के बाद 60 बेटा 120 डिग्री हो गया। फिर आपने 60 डिग्री और रोटेट किया तो कितना एंगल हो गया? 180 डिग्री हो गया। फिर 60 डिग्री रोटेट किया तो 240 डिग्री एंगल हो गया। फिर 60 डिग्री रोटेट किया तो 300 डिग्री एंगल हो गया। फिर 60 डिग्री रोटेट किया तो 360 डिग्री एंगल हो गया। हाँ या ना? यस और नो, टेल मी। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? बेटा कोई भी किसी भी दो के बीच में एंगल देख लो ना माय डियर। ये देखो मैं अब ना इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, अब आपको समझ आएगा। देखो अब मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, टाइम एक्चुअली ज्यादा लग रहा है इस पे। इन दो एच के बीच में एंगल देख रहा हूँ। तो ये वाला एच तो मैंने वही रखा, ये वाला एच यहाँ पे ले गया तो 60 डिग्री हो गया। ये वाला एच तो यही रखा, ये वाला एच यहाँ पे ले गया तो 120 डिग्री हो गया। ये एच तो यहीं पे है, अब वो दूसरा जो रेड वाला एच था वो यहाँ पे पहुंच गया। तो कितने पे? 180 डिग्री रोटेट करके। यहाँ पे एच है तो ये एच यहाँ पे पहुंच गया, कितने डिग्री रोटेट करके? 240। यहाँ पे एच है, यहाँ पे पहुंच गया, कितने डिग्री रोटेट करके? 300। और 360 पे दोबारा पे वही अरेंजमेंट हमारे पास आ गया। राइट डियर? देखो ये तो मैं क्या कर रहा था, आप सोच के देखो, ये तो मैं जो रोटेशन दे रहा हूँ वो मैं 60 डिग्री का रोटेशन दे रहा हूँ। ठीक है, 60 डिग्री का रोटेशन दे रहा हूँ। अगर मैं इसको 1 डिग्री रोटेट करता, 1.5 डिग्री रोटेट करता, 2 डिग्री रोटेट करता, 2.1, 2.2, 2.3, किसी भी एंगल पे रोटेट कर सकता था। अगर किसी भी एंगल पे रोटेट करता तो एक डिफरेंट अरेंजमेंट बन जाता स्पेस के अंदर। तभी तो मैंने बोला था अभी कितने कन्फॉर्मर पॉसिबल हैं? इनफाइनाइट कन्फॉर्मर पॉसिबल हैं। और उन इनफाइनाइट कन्फॉर्मर में से दो कन्फॉर्मर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कौन सी फॉर्म? एक्लिप्स फॉर्म, और दूसरी कौन सी फॉर्म? स्टैगर्ड फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पे एक वर्ड आता है डीएचए। अब यहाँ पे सोचो डीएचए क्या होता है? डाईहेड्रल एंगल। डाईहेड्रल एंगल, डाईहेड्रल एंगल का मतलब क्या हो गया? ये डीएचए है बेटा जी, और यहाँ पे थीटा कितना है? 0 डिग्री है, क्योंकि ये दो हाइड्रोजन के बीच में जो एंगल दिखाई दे रहा है वो 0 डिग्री है, पैरेलल है, 0 डिग्री एंगल है। तो आप सोच के देखो क्या पता लग रहा है। अगर मेरे पास थीटा कितना है? 0 डिग्री होगा, या फिर मेरे पास 120 डिग्री होगा, या फिर हमारे पास 240 डिग्री होगा, तब तो मेरे पास कौन सा अरेंजमेंट बनेगा? एक्लिप्स बनेगा। तब बनेगा एक्लिप्स अरेंजमेंट। ठीक है, अगर मेरे पास थीटा 60 डिग्री है, थीटा मेरे पास 180 डिग्री है, थीटा मेरे पास 300 डिग्री है, तो कौन सी फॉर्म बनेगी? यहाँ पे स्टैगर्ड फॉर्म बनेगी। राइट? यहाँ तक बात क्लियर हो गई? हाँ जी, ओके। क्लियर? देखो है तो ये बेटा ये कौन सा आइसोमर्स है?
आइसोमर्स तो बेसिकली क्या होता है, जो डिफरेंट अरेंजमेंट जो डिफरेंट सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बनते हैं। पर यहाँ पे तो एक ही मॉलिक्यूल की डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है ना यार, एक ही तो मॉलिक्यूल है, उसको रोटेट कर करके डिफरेंट डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट बनते जा रहे हैं। तो बेसिकली ये एग्जैक्ट तो कन्फॉर्मर्स नहीं है यार, ठीक है। एग्जैक्ट कन्फॉर्मर नहीं, आइसोमर्स नहीं होने चाहिए बेटा इनको। यहाँ तक क्लियर हुआ? ओके। अब यहाँ पे देखो, अब ना इनका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ड्रॉ करना है। यहाँ पे ना, यहाँ पे लिखा जाता है बेटा एनर्जी, इस तरफ एनर्जी होता है, इस तरफ DHA होता है, डायहेड्रल एंगल। यहाँ पे डायहेड्रल एंगल बेटा 0 डिग्री है। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं इनमें से कंपेयर करूं स्टेबिलिटी के बारे में, तो जो एक्लिप्स्ड है, एक फॉर्म है एक्लिप्स्ड और एक फॉर्म है मेरे पास स्टैगर्ड। अगर हम एक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड की स्टेबिलिटी की बात करें, तो जो स्टैगर्ड फॉर्म होती है वो एक्लिप्स से ज्यादा स्टेबल होती है। इसके रीजन भी आपके साथ प्रॉपर्ली डिस्कस करूंगा। अभी ये याद रखिएगा, अभी जो स्टैगर्ड फॉर्म है वो एक्लिप्स से ज्यादा स्टेबल। तो अब सोच के देखो, अब क्या करना है हम लोगों ने, एक कन्फॉर्मर्स का एनर्जी, ये एनर्जी डायग्राम शो करना है। तो मैंने क्या किया, वाई एक्सिस पे एनर्जी लिया हुआ है, तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स लगाऊंगा, ये 2 पॉइंट्स लगाऊंगा। एक एक पॉइंट लगाए नीचे की तरफ। नीचे की तरफ कौन सी फॉर्म होगी बेटा, जिसकी एनर्जी कम होगी तो ये स्टैगर्ड के लिए होगा, और जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी वो कौन सी फॉर्म होगी, एक्लिप्स फॉर्म होगी। तो ऊपर वाला जो लाइन है वो तो शो करता है जब मॉलिक्यूल एक्लिप्स बनता है, और नीचे वाली लाइन वो कन्फॉर्मर को रिप्रेजेंट कर रहा है जब हमारे पास स्टैगर्ड फॉर्म बनती है। क्लियर है यहाँ तक? ओके। आप सोचो यहाँ पे क्या चीज, जब मेरे पास एंगल 0 था तो कौन सी फॉर्म थी, एक्लिप्स फॉर्म थी। जब एंगल मेरे पास 60 डिग्री हुआ तो बेटा मेरे पास कौन सी फॉर्म बनी, स्टैगर्ड बनी। मतलब एनर्जी कम हुई, स्टैगर्ड बना। जब मेरे पास एंगल 120 डिग्री हो गया, फिर दोबारा से कौन सी फॉर्म बन गई, एक्लिप्स फॉर्म बन गई, ठीक है। जब दोबारा से एंगल 180 डिग्री हुआ, तब कौन सी फॉर्म बन गई, स्टैगर्ड फॉर्म बन गई। जब 60 डिग्री रोटेट करके एंगल 240 रह गई तो एक्लिप्स फॉर्म बन गई। जब यहाँ पे 300 डिग्री लेके आ गए, अगेन स्टैगर्ड फॉर्म बन गई। 360 डिग्री पे ले गए, अगेन कौन सी फॉर्म बन गई, एक्लिप्स फॉर्म बन गई। बोलो, ये एनर्जी डायग्राम समझ आया कि नहीं आया आप सबको? अरे जितने भी स्टैगर्ड फॉर्म बन रही है सबकी एनर्जी सेम ही तो बन रही है। यहाँ पे जो स्टैगर्ड फॉर्म बनी थी, यहाँ पे मेनली 2 फॉर्म्स बनी थी, एक एक्लिप्स फॉर्म, एक स्टैगर्ड फॉर्म। स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा थी, स्टैगर्ड वालों की ज्यादा थी, तो स्टैगर्ड वाले नीचे लाई करेंगे ना। एक्लिप्स वालों की एनर्जी ज्यादा, मैंने बोला भी एक्लिप्स वाले कम स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी और एनर्जी में रिलेशन क्या होता है, इनवर्सली होता है। तो अगर एक्लिप्स की स्टेबिलिटी कम है तो एक्लिप्स वालों की ना, तो एक्लिप्स वाले ऊपर हैं और स्टैगर्ड वाले नीचे हैं, ठीक है। और ये उनके बीच में ये जो एनर्जी का गैप होता है स्ट्रेट्स, एक कन्फॉर्मर और दूसरे कन्फॉर्मर्स के बीच में ऐसा नहीं होता भी रोटेशन बिल्कुल फ्री है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनके बीच में जो एनर्जी का गैप होता है वो होता है 12.5 किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। इतनी एनर्जी का डिफरेंस है एक्लिप्स और स्टैगर्ड के बीच में। पर मॉलिक्यूल्स के पास नॉर्मल टेम्परेचर पे अगर बात करें, ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं भी रूम टेम्परेचर पे अगर देखें, तो मॉलिक्यूल के पास इतनी थर्मल एनर्जी रहती है, इतनी काइनेटिक एनर्जी रहती है भी वो इस वाले बैरियर को इजीली क्रॉस कर पाता है। तभी तो जो स्टैगर्ड फॉर्म है वो किस में कन्वर्ट होता रहता है, एक्लिप्स में, और एक्लिप्स किस में कन्वर्ट होता रहता है, स्टैगर्ड में कन्वर्ट होता रहता है। राइट डियर, बात समझ आई सबको? ठीक है। इनमें ऐसा नहीं है बिल्कुल फ्री है, इनमें एनर्जी का गैप है, रुकावट है, बैरियर है। पर मॉलिक्यूल के पास इतनी काइनेटिक एनर्जी होती है भी वो इस बैरियर को क्या कर पाए, क्रॉस कर पाए, जिसकी वजह से एक फॉर्म कॉन्टिन्यूसली दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होती रहती है। क्या बोलते हो, क्लियर है यहाँ तक भी? सभी को समझ आ गया यहाँ तक?
अब हमने एक्सप्लेन करना है। अगर मैं आपको बताऊं भी ये स्टैगर्ड की ज्यादा स्टेबल क्यों होती है, लेस रिपल्शन की वजह से। स्टैगर्ड फॉर्म में रिपल्शन कम होती है, एक्लिप्स फॉर्म में मोर रिपल्शन होती है, ठीक है। दैट्स वाई जो एक्लिप्स फॉर्म है वो कम स्टेबल है। आप सोच के देखो यार, एक मेरे पास ये फॉर्म है, एक्लिप्स फॉर्म है, और एक मेरे पास स्टैगर्ड फॉर्म में है। सोच के देखो किसके बीच में रिपल्शन ज्यादा होगी, किसके बीच में कम होगी, सोचिए। एक्लिप्स में तो जो एक ग्रुप है ना, जैसे मान लो ये वाला एक एटम है, यहाँ पे एच लगा हुआ है, ये वाला जो एच लगा हुआ है, ये एच और एक जो पीछे वाले के साथ जो एच लगा हुआ है तो बेटा ये जो बॉन्ड बना हुआ है इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स हैं यार, ठीक है। तो होता क्या है, एक्लिप्स फॉर्म में जो एक दो एटम्स हैं वो नजदीक होते हैं, और जो स्टैगर्ड फॉर्म में देखें तो ये जो दो एटम्स हैं ये एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। तो जिस केस में एटम्स नजदीक होंगे उस केस में रिपल्शन ज्यादा होगी और स्टेबिलिटी कम होगी। तो आप कुछ सोच के देखो किस केस में जो एटम है वो नजदीक नजदीक है, एक्लिप्स में कि स्टैगर्ड में, बताओ। किस केस में जो एटम्स हैं वो बहुत नजदीक रहते हैं बेटा जी, एक्लिप्स फॉर्म के अंदर। तो जिसकी वजह से जो एक्लिप्स होता है उसकी जो एनर्जी होती है, इसमें रिपल्शन ज्यादा है, रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से मोर एनर्जी, लेस स्टेबिलिटी, मोर एनर्जी लेस स्टेबिलिटी। अगर बात करूं स्टैगर्ड की, स्टैगर्ड में लेस रिपल्शन, लेस एनर्जी, इसकी एनर्जी कम होती है। अगर एनर्जी कम होती है तो मोर स्टेबिलिटी, जिसकी वजह से मैं बोल सकता हूँ एक्लिप्स और स्टैगर्ड के अंदर जो हमारे पास जनरली अगर बात करें तो जो एक स्टैगर्ड फॉर्म होती है वो एक्लिप्स फॉर्म के कंपैरेटिवली क्या होती है, ज्यादा स्टेबल होती है हमारे पास, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर स्टूडेंट्स, चले आगे। अरे बताओ यार, समझ आया कि नहीं आया? डन, ओके राइट। चलो अब और देखिए, अब तो आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएंगी चीजें। देखिए, अब जैसे कन्फॉर्मर्स हैं, कन्फॉर्मर्स ऑफ प्रोपेन आ जाए, इसको तो 2 मिनट लगाऊंगा सिर्फ। कन्फॉर्मर्स ऑफ प्रोपेन, मान लो मैंने प्रोपेन के कन्फॉर्मर्स ड्रॉ करने हैं। तो प्रोपेन क्या होता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये होता है, ये प्रोपेन है। आप जो मर्जी सिंगल बॉन्ड के अलॉन्ग रोटेशन दे दो, मान लो मैं इस सिंगल बॉन्ड के अलॉन्ग रोटेशन दे रहा हूँ, तो एक कार्बन ये हो गया, एक कार्बन ये हो गया, इसको मैंने मान लिया ये फ्रंट कार्बन है, ठीक है। और ये जो दूसरा कार्बन है ये रियर कार्बन है। रियर कार्बन का मतलब जो कार्बन बैक साइड पे प्रेजेंट है। तो ये फ्रंट वाला कार्बन हुआ, इसके साथ 3 ग्रुप लगे हुए हैं, एक H लगा हुआ है, एक H एक H। और जो बैक साइड वाला कार्बन है, बैक साइड वाला कार्बन है उसके साथ एक तो लगा हुआ है बेटा ये CH3 ग्रुप, ये बैक साइड वाला कार्बन है ना, इसके साथ कौन कौन से 3 ग्रुप लगे हुए हैं, एक तो CH3 लगा हुआ है, बाकी दो जो ग्रुप लगे हुए हैं वो H लगे हुए हैं, इसके साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है, राइट। अब क्या करो, इसको 60 डिग्री रोटेट कर दो, बना लोगे खुद। अगर इसको 60 डिग्री रोटेट करोगे तो ये तो 3 एज इट इज रहे, बट 60 डिग्री रोटेट करने पे यहाँ पे CH3 आ जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा, ये बना एक्लिप्स फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है, डी स्टैगर्ड फॉर्म है। फ्रेंड्स बताइए, क्लियर? बना लोगे इसका भी एनर्जी डायग्राम, ऐसे आगे फर्दर 60 डिग्री रोटेट करते रहो। कहाँ तक रोटेशन देते रहोगे, जब तक दोबारा से फुल अरेंजमेंट पहले वाला ना बन जाए। बोलिए, हो जाएगा? स्टूडेंट्स ऐसे पता नहीं लग रहा बेटा, बात क्लियर है कि नहीं है ये चीज? बना लो फटाफट इसके, इसके भी कन्फॉर्मर्स बना लो।
कर दो 60 डिग्री रोटेट ना, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H। अब अगर 60 डिग्री रोटेट करोगे तो यहाँ पे अपने पास CH3 आ जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा। ठीक है, ऐसे फिर 60 डिग्री रोटेट कर दो, रोटेट कर दो, रोटेट कर दो। तो इसके अंदर भी दो फॉर्म्स बनेंगी, एक इक्लिप्स फॉर्म बनेगी, एक स्टैगर्ड फॉर्म बनेगी। और जो ज्यादा स्टेबल होगी वो डेफिनेटली, जिसके अंदर रिपल्शन कम होगी वो ज्यादा स्टेबल होगी। अगर रिपल्शन कम की बात करते हैं तो जो कम रिपल्शन होती है वो किस में होती है, स्टैगर्ड में होती है। तो स्टैगर्ड वाली फॉर्म इक्लिप्स के कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल बनेगी। तो अगर इसका भी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखें तो डिफरेंट डेफिनेटली ऐसा ही बनेगा। इसमें भी टू टाइप के ही कन्फॉर्मर्स बेसिकली बन रहे हैं मेजरली, ऐसे ही बनेगा इसका भी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। राइट, ये आ गया 0 डिग्री पे, 60 डिग्री पे ये बन गया, 120 डिग्री पे ये बन गया, 180 डिग्री पे ये आ गया, 240 पे ये आ गया, 300 पे ये आ गया, 360 पे ये आ गया। ये इक्लिप्स फॉर्म है, ये स्टैगर्ड फॉर्म है। राइट एवरीवन, श्योर, क्लियर यहाँ तक? बताओ भी, 2-3 स्टूडेंट्स अनम्यूट करके, बेटा क्लियर है कि नहीं है यहाँ तक जो मैंने भी आपको बातें बताई हैं? यस सर, क्लियर है। क्लियर है है? सर। ओके, गुड। अब बेटा सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट कन्फॉर्मर्स की बात करने वाले हैं। अब इनके बीच में जो एनर्जी का गैप होता है ना, ठीक है, इनके बीच में जो एनर्जी का गैप होगा बेटा वो इतना ही नहीं होगा जितना पुराना था, इसमें ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें CH3 वाला ग्रुप आ गया, एक बड़ा ग्रुप आ गया। अब अगर ये बड़ा ग्रुप है तो ज्यादा रिपल्शन देगा, तो इसकी इक्लिप्स और स्टैगर्ड के बीच में एनर्जी का गैप भी ज्यादा होगा। ये जो एनर्जी का गैप है ना, ये रिपल्शन पे डिपेंड करता है। जिस भी सभी में रिपल्शन तो सेम नहीं होती, क्योंकि इथेन के अंदर तो H और H रिपल्शन थी सिर्फ, जबकि यहाँ पे H और CH3 में रिपल्शन आनी स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो ये जो गैप है इसके लिए डिफरेंट होगा, तो याद रखने की जरूरत नहीं है अपने को ये। हाँ जी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आता है, कन्फॉर्मर्स इन ब्यूटेन। कन्फॉर्मर्स इन ब्यूटेन, अब ब्यूटेन के अंदर कन्फॉर्मर्स को स्टडी करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, सुनिए क्या होता है। हाँ जी, अब मैंने ब्यूटेन के अंदर कन्फॉर्मर्स की बात करनी है। अब यहाँ पे मैं पूरे 10 मिनट लगा रहा हूँ इस टॉपिक पे बेटा जी, तो सभी स्टूडेंट ने पहले बहुत ध्यान से सुनना है चीजों को। देखो, मेरे पास जो ब्यूटेन होता है उसका फॉर्मूला हो गया CH3 CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये ब्यूटेन है। अब जो कन्फॉर्मर्स बनते हैं वो तो सिंगल बॉन्ड के अलॉन्ग रोटेशंस देके बनते हैं। तो मैं क्या कर सकता था, ये जो पहले वाला है इस सिंगल बॉन्ड के अलॉन्ग रोटेशन दे सकता था, तो यहाँ पे रोटेशन दे सकता था। अगर मैं इसके अलॉन्ग रोटेशन देता तो जो कन्फॉर्मर्स मैं बनाऊंगा वो एग्जैक्टली प्रोपेन जैसी बन जाएंगे। क्यों? एक कार्बन के साथ तो क्या लगा हुआ है बेटा, 3H लगे हुए हैं, और जो बैक साइड वाला कार्बन है उसके साथ 2 हाइड्रोजन और एक इथाइल ग्रुप लग गया। प्रोपेन में क्या लगा हुआ था उसके साथ, 2 हाइड्रोजन और एक मिथाइल लगा हुआ था। तो जितने कन्फॉर्मर्स प्रोपेन के अंदर बन रहे थे, जो कन्फॉर्मर्स वही ब्यूटेन के अंदर बन जाते। बट ब्यूटेन में अलग अलग टाइप के कन्फॉर्मर्स कब बनते हैं, जब हम इस सिंगल बॉन्ड के अलॉन्ग रोटेशन देते हैं। तो जो मैं अब कन्फॉर्मर्स बनाने वाला हूं वो मैं ये सिंगल सिंगल बॉन्ड के लॉन्ग रोटेशन देने पे बनाने वाला हूँ। ये वाले सिंगल सिंगल बॉन्ड पे रोटेशन देके डिफरेंट कन्फॉर्मर्स बनाने वाला हूँ। ठीक है, अब कैसे होता है अब उसको देखिए स्टूडेंट्स। ये जो, अगर मैं इस बॉन्ड के लॉन्ग रोटेशन दूंगा तो ये जो कार्बन है मेरे पास, ये मेरे पास फ्रंट कार्बन हो जाएगा, और ये वाला जो कार्बन है ये मेरे पास बैक वाला कार्बन है, रियर कार्बन हो जाएगा। तो कैसे बनाएंगे कन्फॉर्मर्स माय डियर? ऐसे बनेंगे कन्फॉर्मर्स, ये मेरे पास फ्रंट वाला कार्बन, फ्रंट वाले कार्बन के साथ देखो क्या लगा हुआ है, एक तो लगा हुआ है CH3 ग्रुप, और 2 क्या लगे हुए हैं, हाइड्रोजन। ठीक है, जो बैक साइड वाला कार्बन है उसके साथ भी क्या लगा हुआ है, एक CH3 और 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन।
राइट, ये फॉर्म बनी। इस फॉर्म को बोलते हैं फुली एक्लिप्स्ड फॉर्म। फुली एक्लिप्स्ड क्यों बोलते हैं? जब एक बल्की ग्रुप दूसरे बल्की ग्रुप के एग्जैक्टली पीछे आ जाता है तो उसको फुली एक्लिप्स्ड बोलते हैं। अब मैंने क्या किया, इसको 60 डिग्री पे रोटेट कर दिया। पहले सबसे पहले तो ये सोचो भी ये कन्फॉर्मस बनाना आया बेटा, ये अरेंजमेंट मैंने कैसे सोचा है? ठीक है, ये चीज क्लियर हुई सबको? अब मैं इसको 60 डिग्री के अलोंग रोटेट कर रहा हूँ। जब 60 डिग्री के अलोंग रोटेट किया, जो फ्रंट वाला कार्बन था उसको तो एज इट इज ही रख दिया मैंने, और जो बैक साइड वाला कार्बन था उसको 60 डिग्री रोटेट किया तो CH3 दिखाई देगा, यहाँ पे H दिखाई देगा, यहाँ पे H दिखाई देगा। अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास एक स्टैगर्ड फॉर्म है। अब मैंने इसको 60 डिग्री पे फिर रोटेट कर दिया। अगर इसको 60 डिग्री पे रोटेट किया तो फ्रंट वाले कार्बन के साथ जो अरेंजमेंट सेम रखा, तो अब CH3 ये वाले H के बैक साइड पे चला जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ पे भी H आ जाएगा। अब क्या किया, 60 डिग्री को फिर रोटेट किया। इसको मैं रोटेट करता जा रहा हूँ क्योंकि सारे कन्फॉर्मर्स बनाऊंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट अरेंजमेंट है ये, सबको समझ आना चाहिए। यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है। अब अगेन इसको 60 डिग्री पे फिर रोटेट कर दिया। ओके, CH3 H फटाफट बना के कंप्लीट कर दो इसको। यहाँ पे अब CH3 दिख जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा। ओके, 60 डिग्री को फिर रोटेट करो, राइट। अगेन यहाँ पे CH3 H आ जाएगा, और यहाँ पे अपने पास जो अरेंजमेंट दिखाई देगा CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे H दिखाई देगा, और इसको 60 डिग्री रोटेट करके ये वाला अरेंजमेंट दोबारा से बन जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्म को फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं, इसको थर्ड मान लेते हैं, ये हमारे पास फोर्थ है, ये मेरे पास फिफ्थ फॉर्म होगी, ये सिक्स्थ होगी, राइट। ये बना दिया मैंने। अब सोच के देखिए, यहाँ पे जो 60 डिग्री रोटेट करने पे, ये जो वो कन्फॉर्मर्स हैं जो 60 डिग्री रोटेट करने पे बने, ठीक है। अगर आप इसको विजुलाइज करेंगे तो आप सोच के देखिए, जो फर्स्ट और थर्ड फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है और थर्ड फॉर्म है, ये दोनों एक्लिप्स्ड है। पर ये जो दो एक्लिप्स बनी है ना, वो सेम एनर्जी के एक्लिप्स नहीं होंगी। क्यों नहीं होगी? फर्स्ट वाले में जो CH3 है उसके बैक साइड पे CH3 ग्रुप आ रहा है, एक CH3 के बैक साइड पे CH3 आ रहा है, जबकि यहाँ पे CH3 की बैक साइड पे क्या आ रहा है? H आ रहा है। तो रिपल्शन का जो फर्क है, रिपल्शन तो अलग अलग हुई ना बेटा दोनों में। और और जो पहला वाला और थर्ड वाला जो अरेंजमेंट बन रहा है स्पेस में, वो अलग अलग बन रहा है। पहले वाले में CH3 के पीछे CH3 आ रहा है, थर्ड वाले में CH3 के बैक साइड पे H आ रहा है। हैं दोनों एक्लिप्स्ड, हैं दोनों एक्लिप्स्ड, बट दोनों का जो अरेंजमेंट है वो तो डिफरेंट है। पर जब हम लोगों ने इथेन में और प्रोपेन में कन्फॉर्मर्स बनाए थे, तो जो एक्लिप्स बन रही थी वो सारे सबका अरेंजमेंट एक जैसा था, जो स्टैगर्ड बन रही थी उनका अरेंजमेंट सबका एक जैसा था। तो पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे टू टाइप के क्या बने? एक्लिप्स फॉर्म बने, एक फुली एक्लिप्स्ड और इसको बेटा बोलते हैं पार्शली एक्लिप्स्ड। इसको बोलते हैं पार्शली एक्लिप्स्ड। ओके, फुली एक्लिप्स्ड कब बोलोगे? जब बल्की ग्रुप की बैक साइड पे बल्की ग्रुप आ जाएगा। जब बल्की ग्रुप की बैक साइड पे बल्की ग्रुप नहीं आएगा तो उसको पार्शली एक्लिप्स्ड बोल देंगे, ठीक है, राइट। ये भी पार्शली एक्लिप्स्ड हुआ। और अगर आप इसको देखोगे तो ये भी पार्शली एक्लिप्स्ड है, फिफ्थ वाला पार्शली एक्लिप्स्ड हुआ, हाँ या ना? और देखो थर्ड और फिफ्थ में तो एक ही जैसा अरेंजमेंट है। कैसे एक जैसा अरेंजमेंट है? थर्ड में CH3 की बैक साइड पे H है, एक HCH3 HCH3 H और H, ये वाला अरेंजमेंट बन रहा है। यहाँ पे भी क्या बन रहा है? HCH3 HCH3 H और H वाला अरेंजमेंट बन रहा है। इसका मतलब थर्ड और फिफ्थ का अरेंजमेंट तो एक जैसा ही है डियर अपने पास, बट जो फर्स्ट वाला एक्लिप्स्ड है वो तो अलग है। तो फर्स्ट वाले को फुली एक्लिप्स बोल देंगे, थर्ड और फिफ्थ वाले को पार्शियली एक्लिप्स बोल देंगे। ऐसे ही ऑब्जर्व करो स्टैगर्ड के बारे में। अगर हम विजुलाइज करें, यहाँ पे CH3 है, ये CH3 है और ये CH3 है। ये कौन सी फॉर्म है? स्टैगर्ड फॉर्म है।
और ए केस में दोनों CH3 ग्रुप बेटा एग्जैक्टली ऑपोजिट आ गए, एक स्टैगर्ड ये बना। अब ये दो स्टैगर्ड्स में जो अरेंजमेंट है वो तो अलग अलग है, राइट ना। तो इसका मतलब इसको बोलते हैं गॉच, इसको क्या बोलते हैं, गॉच स्टैगर्ड। कौन सी फॉर्म, गॉच स्टैगर्ड। अगर सेकंड वाली गॉच स्टैगर्ड है, गॉच तब बोला जाता है जब एक बल्कि ग्रुप, जो दो बल्कि ग्रुप है वो एग्जैक्टली ऑपोजिट ना हो। अगर एग्जैक्टली ऑपोजिट है तो उसको बोला जाता है एंटी स्टैगर्ड। एंटी का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट, एंटी स्टैगर्ड। और ये जो सिक्स्थ वाली बनेगी ये भी कौन सी होगी, गॉच स्टैगर्ड होगी। विजुलाइज करो ध्यान से, विजुलाइज करो भी, जो सेकंड और सिक्स्थ वन है वो तो सेम ही है ना दोनों। सोच के देखो, ये जो सेकंड वन है और ये जो सिक्स्थ वन है, ये तो एक जैसा ही अरेंजमेंट है ना, ध्यान से देखो। पर ये जो फोर्थ वाला है ये बिल्कुल अलग है, जो फोर्थ वाला अरेंजमेंट था ये अलग था। इसमें ये जो दो CH3 ग्रुप थे वो एग्जैक्टली एक दूसरे से ऑपोजिट चले गए, तो इसको हम लोगों ने कौन सी फॉर्म बोल दिया, एंटी स्टैगर्ड फॉर्म बोल दिया। राइट डियर। अब स्टेबिलिटी की बात करते हैं। अब स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे, स्टेबिलिटी इस तरीके से चेक की जाएगी, जो स्टैगर्ड होता है, जो स्टैगर्ड फॉर्म है डियर, उसकी स्टेबिलिटी एक्लिप्स से हमेशा ही ज्यादा होगी। स्टैगर्ड ऑलवेज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू एक्लिप्स्ड। तो स्टैगर्ड भी दो बनी है, कौन कौन से स्टैगर्ड बनी, एक गॉच बनी है, एक एंटी बनी है। अब बेटा जो गॉच है इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, एंटी वाली सबसे ज्यादा स्टेबल होगी ना, क्योंकि एंटी वाली ग्रुप में जो बल्कि ग्रुप है, बड़े साइज के ग्रुप है, वो मैक्सिमम दूरी पे होंगे। अगर दो बल्कि ग्रुप मैक्सिमम दूरी पे होंगे तो उनमें रिपल्शन सबसे कम होगी और स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। इनकी जो स्टेबिलिटी है वो रिपल्शन के बेसिस पे है, जितना ग्रुप बड़ा होगा उतना रिपल्शन ज्यादा होगा, उतनी स्टेबिलिटी कम होगी। तो एंटी की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, फिर क्या आएगी बेटा, गॉच। ये तो दोनों स्टैगर्ड्स हो गए। एक्लिप्स में बोलो क्या बनेगा, दो टाइप का एक्लिप्स अरेंजमेंट बन रहा है, एक फुली एक्लिप्स बन रहा है, एक पार्शियली एक्लिप्स बनता है। फुली और पार्शियली में बोलो किसमें रिपल्शन कम होएगी, किसमें रिपल्शन कम होएगी, पार्शियल वाले में यार, पार्शियली वाले में रिपल्शन कम होगी। तो पार्शियल एक्लिप्स्ड ज्यादा स्टेबल होगा और सबसे कम स्टेबल कौन सा होगा, फुली एक्लिप्स्ड होगा। राइट माय डियर, बोलो यहां तक क्लियर है कि नहीं है, सबको डन, किसी को किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं है, ठीक है, ओके। अब अगर मैं इसका, हम लोग अगर डायग्राम ड्रॉ करें तो हमें यहाँ पे कितने पॉइंट्स रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे, 4, 1, 2 तो स्टैगर्ड्स के लिए, 2 एक्लिप्स्ड के लिए डियर, 2 स्टैगर्ड्स के लिए, 2 एक्लिप्स्ड के लिए। जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट आएगा वो किसके लिए होगा, वो आएगा फुली एक्लिप्स्ड के लिए, सबसे ज्यादा एनर्जी। ये आएगा पार्शली एक्लिप्स्ड, ठीक है। ये आएगा पार्शियली स्टैगर्ड, पार्शली स्टैगर्ड या फिर गॉच स्टैगर्ड, ठीक है। और ये आएगा फुली स्टैगर्ड, क्योंकि फुली स्टैगर्ड सबसे ज्यादा स्टेबल होता है बेटा अपने पास। यहाँ पे बना एनर्जी, यहाँ पे अगर DHA डाइहेड्रल एंगल, बोलिए अगर डाइहेड्रल एंगल 0 था, 0 डिग्री था, तो कौन सी फॉर्म थी यार, फुली एक्लिप्स्ड थी। जब आपने उसको 60 डिग्री रोटेट किया तो कहाँ पे आके गिरा, क्या बना, स्टैगर्ड बना। कौन सा स्टैगर्ड बना, गॉच स्टैगर्ड बना, यहाँ पे आएगा बेटा जी। जब आपने उसको 160 डिग्री और रोटेट कर दिया तो एक्लिप्स बना। कौन सा एक्लिप्स बना, पार्शियल एक्लिप्स बना। जब आपने उसको 180 डिग्री रोटेट किया तो फुली स्टैगर्ड बन गया।
फिर आपने जब उसको रोटेट किया तो पार्शियली एक्लिप्स बना 240 पे, और फिर जब आप उसको रोटेट किया तो क्या बना, पार्शियली स्टैगर्ड बना बेटा जी, गॉस स्टैगर्ड बना। और जब 360 डिग्री पे रोटेट कर दिया तो क्या बन गया अपने पास, वो फुल एक्लिप्स दोबारा से बन गया। बताओ ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ओके अब यहाँ पे कुछ चीजें समझने की जरूरत पड़ेगी, कुछ पर्टिकुलर डेफिनेशन है बेटा जी। बताओ यहाँ तक कंफर्म हो गए, क्लियर? ओके एवरीवन, राइट। चलें आगे, करें कंटिन्यू। कंटिन्यू करें डियर आगे, यहाँ तक डन? सबने बना लिया यहाँ तक डायग्राम्स, हो गया होगा कंप्लीट ये? ओके हाँ जी देखो, अब यहाँ पे ना सबसे इंपॉर्टेंट एक नोट लिखो, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन कन्फॉर्मर्स arise due to torsional strain, torsional strain। ये जो एक्लिप्स और स्टैगर्ड के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है ना बेटा, ये किसकी वजह से आता है, टॉर्सियोनल स्ट्रेन की वजह से आता है। ठीक है, तो अब दिमाग में हलचल हुई, सर ये टॉर्सियोनल स्ट्रेन है क्या? तो अब हम लोग टॉर्सियोनल स्ट्रेन की बात करते हैं। इट इज द रिपल्शन, इट इज द रिपल्शन बिटवीन बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बिटवीन सॉरी ऐसा लिखना माय डियर, यहाँ पे ऐसे लिखा, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन कन्फॉर्मर्स अराइज ड्यू टू टॉर्सियोनल स्ट्रेन एंड वेंडर वॉल्स स्ट्रेन डियर, वो रह गया था लिखना, सॉरी, एंड वेंडर वॉल्ट स्ट्रेन, एंड वेंडर वॉल स्ट्रेन। जो दो कन्फॉर्मर्स हैं इनके बीच में जो एनर्जी का गैप आता है वो दो टाइप की स्ट्रेन की वजह से आता है, एक टॉर्सियोनल स्ट्रेन, एक वेंडर वॉल स्ट्रेन। तो एक एक करके इनके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। टॉर्सियोनल स्ट्रेन क्या होती है बेटा? इट इज द रिपल्शन बिटवीन बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बिटवीन बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब क्या है? जैसे मान लो एक कार्बन के साथ ये ग्रुप लगा हुआ, एक बॉन्ड पेयर ये है, एक बॉन्ड पेयर ये है, और इसके बैक साइड पे ये वाला भी बॉन्ड पेयर है। तो इस बॉन्ड पेयर और इस बॉन्ड पेयर के बीच में ये जो रिपल्शन है डियर, एक बॉन्ड पेयर और दूसरे जो रिपल्शन है, उस रिपल्शन को क्या बोला जाता है? टॉर्सियोनल स्ट्रेन बोला जाता है। ठीक है, ओके। तो जो टॉर्सियोनल स्ट्रेन है वो मिनिमम 4 किसके लिए मिनिमम होगी? एक्लिप्स्ड के लिए, और मैक्सिमम 4 किसके लिए होगी? स्टैगर्ड के लिए। बोलो ये पॉइंट क्लियर हुआ? क्योंकि ये जो रिपल्शन है ये डिस्टेंस डिपेंडेंट है। अब यहाँ पे अगर बात करूं तो एक्वियस फॉर्म में जो डिस्टेंस होता है एक बॉन्ड पेयर दूसरे बॉन्ड पेयर के बीच में काफी कम होता है, तो जिसकी वजह से जो टॉर्सियोनल स्ट्रेन होगी वो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड की आएगी। अगर हम स्टैगर्ड में बात करें तो वही दोनों ग्रुप क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं, तो टॉर्सियोनल स्ट्रेन कम हो जाता है। टॉर्सियोनल स्ट्रेन का मतलब रिपल्शन कम हो जाती है। तो स्टैगर्ड में टॉर्सियोनल स्ट्रेन मैक्सिमम होता, सॉरी, ओ हो गलत गलत कर गया, गलत, सॉरी 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 सॉरी, उल्टा बोल गया यार, है ना? ये स्टूडेंट्स, क्योंकि मिनिमम किसके लिए होगा? स्टैगर्ड के लिए होगा ना यार। हाँ
मिनिमम स्टैगर्ड के लिए, मैक्सिमम एक्लिप्स्ड के लिए। क्यों भाई? एक्लिप्स में दो ग्रुप नजदीक होते हैं ना, स्टैगर्ड में जो ग्रुप्स होते हैं वो दूर चले जाते हैं, बॉन्ड पे दूसरे बॉन्ड पेयर से दूर हो जाता है, जिसकी वजह से जो स्टैगर्ड फॉर्म में तो ये मिनिमम होगा और एक्लिप्स फॉर्म में ये टॉर्सियोनल स्ट्रेन मैक्सिमम होगा। राइट एवरीवन? ठीक है। सेकंड आता है हमारे पास वैन डर वाल्स स्ट्रेन। वाल्स स्ट्रेन, राइट। देखो ये वैन डर वाल्स स्ट्रेन क्या है? वैन डर वाल्स स्ट्रेन arises due to repulsion between groups present at front carbon and rear carbon। देखिए माय डियर, ये क्या कहना चाहता है? कहता मान लो अपने पास कोई ऐसा बन गया अरेंजमेंट, यहाँ पे कोई जी ग्रुप लग गया और यहाँ पे भी कोई ग्रुप लगा हुआ है, तो ये जो जी ग्रुप है बेटा, ये एच भी हो सकता है, CH3 भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, जो मर्जी ग्रुप हो जाए। जो फ्रंट साइड वाला कार्बन है और बैक साइड वाले कार्बन के साथ जो ये जो ग्रुप लगे हुए हैं, इस बॉन्ड की वजह से जो रिपल्शन आती है उसको तो ऊपर बोल दिया टॉर्सियोनल स्ट्रेन है, पर ये जो एक ग्रुप और दूसरे ग्रुप के बीच में जो रिपल्शन होती है ना, इस रिपल्शन को माय डियर हम लोग बोलते हैं वैन डर वाल्स स्ट्रेन। इसको वैन डर वाल्स स्ट्रेन बोला जाता है। जो फ्रंट वाले कार्बन के साथ जो ग्रुप लगा हुआ है और बैक साइड वाले कार्बन के साथ जो ग्रुप लगा हुआ है, उनके बीच में जो रिपल्शन है उसको हम लोग वैन डर वाल्स स्ट्रेन बोलते हैं। ठीक है। अब ये जो वैन डर वाल्स स्ट्रेन है ना माय डियर, वैन डर वाल्स स्ट्रेन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ ग्रुप के। ग्रुप के साइज के डायरेक्टली होता है और डिस्टेंस के इनवर्सली होता है। जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना वैन डर वाल स्ट्रेन कम आएगा, उतनी रिपल्शन कम होगी, और जितना ग्रुप का साइज बड़ा होगा उतनी वैन डर वाल रिपल्शन ज्यादा होगी। ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? ऑब्जर्व करते हैं अपन लोग क्या चीज भी, अगर मैं वैन डर वाल स्ट्रेन की बात करूं तो ये मिनिमम आएगा किसके लिए? स्टैगर्ड के लिए, क्योंकि स्टैगर्ड में ग्रुप दूर हो जाएंगे, और मैक्सिमम 4 इसके लिए होगा, एक्लिप्स्ड के लिए होगा। तो जिसकी वजह से जो स्टैगर्ड फॉर्म होती है वो एक्लिप्स से ज्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि उसके अंदर वैन डर वाल और टॉर्सियोनल स्ट्रेन दोनों का मैग्नीट्यूड कम होता है। ठीक है। इवन के अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ये जो वैन डर वाल स्ट्रेन है ये नेग्लिजिबल होती है, नेग्लिजिबल फॉर एंटी फॉर्म। अगर एंटी फॉर्म बन जाएगी ना, जो दो बल्कि ग्रुप एग्जैक्टली ऑपोजिट चले जाएंगे, तब ये नेग्लिजिबल हो जाती है। और एक पॉइंट और भी याद रखिएगा, ठीक है ये, ठीक है, और वैन डर वाल स्ट्रेन नेग्लिजिबल फॉर होती है H और H बॉन्ड के लिए, H और H एटम्स में, नेग्लिजिबल फॉर H एंड H एटम्स। मतलब हाइड्रोजन एटम का, देखो आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, H और H एटम्स, ये जो वैन डर वाल स्ट्रेन होती है वो किसकी वजह से होती है? जो ग्रुप लगा होता है उनके बीच में जो रिपल्शन होती है उसकी वजह से वैन डर वाल स्ट्रेन आती है। कहते हैं जो हाइड्रोजन एटम होता है ना, उनका साइज बहुत स्मॉल होता है, चाहे वो एक्लिप्स फॉर्म पे हो चाहे वो स्टैगर्ड फॉर्म में हो। जो H और H के बीच में जो रिपल्शन होती है वो निग्लिजिबल होती है। तो जब भी H और H लगा होगा तब हम लोग
वैन डर वाल्स ट्रेन की बात ही नहीं करेंगे, ठीक है, तब हम वैन डर वाल्स ट्रेन की बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि एच और एच के बीच में जो वैन डर वाल्स ट्रेन होता है वो निग्लिजिबल होता है। क्लियर? वो एंटी के लिए क्यों नहीं एलिजिबल होएगा वैन डर वाल्स ट्रेन? क्योंकि एंटी वाले में बेटा दोनों ग्रुप मैक्सिमम दूरी पे हो जाएंगे ना, यस सर। तो इसलिए तो एंटी फॉर्म के लिए भी निग्लिजिबल होगा। ओके सर, डिस्टेंस के ओके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वैसे भी हाँ वैन डर हाँ वाल्स बिल्कुल, ट्रेन। राइट। ओके सर। तो अब आपको ये समझ आ गया होगा भी एक्लिप्स और स्टैगर्ड में ज्यादा स्टेबल कौन सी होती है। स्टैगर्ड फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि स्टैगर्ड में टॉर्सियोनल स्ट्रेन भी कम होती है और वैन डर वाल्स स्ट्रेन भी कम होती है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे एक पूछूं भी, क्वेश्चन ये है, मेरे पास ऐसा कोई ग्रुप बना हुआ है, यहाँ पे एक जी ग्रुप है, G1 है, कहते कंपेयर वैन डर वाल्स स्ट्रेन, कहते वैन डर वाल्स स्ट्रेन को कंपेयर करो, क्या दिया हुआ है, ठीक है। जी दिया हुआ है बेटा जी मेरे पास मिथाइल है, जी दिया हुआ मिथाइल है, और जो जी डैश है वो भी मिथाइल है, ये मेरे पास ए ऑप्शन है। बी ऑप्शन में क्या है, जी तो मिथाइल है और जो जी डैश ग्रुप है वो इथाइल है, ठीक है। सी ऑप्शन में क्या है, जो जी ग्रुप है वो इथाइल है और जी डैश भी बेटा इथाइल ग्रुप है। डी में क्या है, जी ग्रुप बेटा एन ब्यूटाइल ग्रुप है और जी डैश भी एन ब्यूटाइल ग्रुप है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन कंपेयर वैन डर वाल्स स्ट्रेन, या मैं क्वेश्चन ऐसे बना देता हूँ, विच ऐसे लिख सकते हैं, अब ये बताओ किसके अंदर वैन डर वाल्स स्ट्रेन मिनिमम होगी, किसके अंदर मैक्सिमम होगी बेटा जी। चार ऑप्शंस हैं, किसके अंदर वैन डर वाल्स स्ट्रेन मिनिमम है, किसके अंदर वैन डर वाल्स स्ट्रेन मैक्सिमम है। अरेंजमेंट मैंने ऊपर बना दिया, ये कन्फॉर्मर्स ऐसे ही हैं, एक जी ग्रुप बता दिया और जी डैश आपको बता दिया। अब आपने बताना है भी किसमें वैन डर वाल्स स्ट्रेन मिनिमम है, किसमें मैक्सिमम है। डिस्टेंस वाला फैक्टर तो लगेगा ही नहीं बेटा जी, क्योंकि दोनों सेम एग्जैक्टली जो जी डैश है वो जी के एग्जैक्टली पीछे है, तो मिनिमम और मैक्सिमम कैसे डिसाइड करेंगे। डी में बेटा जो वैन डर वाल्स स्ट्रेन आएगा, डी में बेटा वो मैक्सिमम होगा ना यार, मैक्सिमम वैन डर वाल्स स्ट्रेन होगा, ठीक है। क्यों मैक्सिमम होगा, क्योंकि सबसे बड़े साइज वाला ग्रुप लगा हुआ है एन ब्यूटाइल बेटा जी, और ए वाले में अगर वैन डर वाल्स स्ट्रेन की बात करें तो ये मिनिमम होगा इसके अंदर वैन डर वाल्स स्ट्रेन। अगर मैक्सिमम वैन डर वाल्स स्ट्रेन है तो बेटा मैक्सिमम बैरियर होगा इन रोटेशन, मैक्सिमम बैरियर इन रोटेशंस, रोटेट करने में सिंगल बॉन्ड के अलॉन्ग रोटेशन में सबसे ज्यादा जो बैरियर आएगा, रुकावट आएगी, वो एन ब्यूटाइल में आएगी, क्योंकि इनमें एनर्जी का गैप सबसे ज्यादा नहीं होगा। सोच के देखो, बैरियर का मतलब होता है बेटा रुकावट, इसमें मैक्सिमम बैरियर होगा, इसमें मिनिमम बैरियर होगा, हाँ या ना। मिनिमम बैरियर का मतलब ये जो दो में एनर्जी गैप होगा स्मॉल होगा, और मैक्सिमम बैरियर का मतलब इसके बीच में जो एनर्जी गैप होगा ये बहुत हाई होगा, हाई एनर्जी गैप। सोचो 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 भी, अगर ये एक्लिप्स फॉर्म है, ये स्टैगर्ड है, तो एक्लिप्स और स्टैगर्ड के बीच में एनर्जी का गैप ज्यादा आएगा ना बेटा जी। और ए वाले केस में अगर जी ग्रुप CH3 और जी डैश भी CH3 है,
तो जो इक्लिप्स और स्टैगर्ड फॉर्म है उनके बीच में एनर्जी का गैप कम होगा, तो उनके बीच में बैरियर भी कम बनेगा, रुकावट कम आएगी। क्या बोलते हो, क्लियर है कि नहीं है? बताओ, यहाँ तक सारा टॉपिक क्लियर हो गया? तो मैंने ये तो बहुत ज्यादा डिटेल में चीजें बता दी बेटा आप लोगों को, ठीक है। डी वाले में मैक्सिमम ही होगा ना बेटा, क्योंकि डी वाले में रिपल्शन ज्यादा है। डी वाले में जो एक्लिप्स फॉर्म बनेगी उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि जो एनर्जी का जो ये जो डिफरेंस होता है वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है अपने पास रिपल्शन में, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज का ध्यान रखो, आपका ना एक मॉड्यूल है बेटा, मॉड्यूल में ना पेज नंबर 10 है, पेज नंबर 10 मॉड्यूल में, वहां पे दिया हुआ है कन्फॉर्मर्स, ठीक है। पेज नंबर 10 O10 है, ओ डाल के आगे पेज नंबर 10, 11 12 एंड 13, पेज नंबर O10 से लेके O13 तक है। तो इसको आप लोगों ने रीड करना है अच्छे तरीके से, और इसमें से अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है, आपको ऐसा लगता है जो आपको अपनी कॉपी पे नोट डाउन करना चाहिए, उसको अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा। क्लियर है? बोलिए स्टूडेंट्स, डन? ओके। अब आपने अपना एक्सरसाइज 0 एंड एक्सरसाइज 1 ये पूरा सॉल्व कर लेना है आइसोमेरिज्म का। एक्सरसाइज 0 एंड एक्सरसाइज 1 पूरा सॉल्व कर लेना है आप लोगों ने। ओके। यशव, O10 से लेके O13 तक, पेज नंबर O10 से लेके O13 तक, ये आप लोगों ने खुद पढ़ना है। हाँ, ओके। क्लियर स्टूडेंट्स यहाँ तक? तो बेटा कन्फॉर्मर्स वाला पार्ट अपना अच्छे तरीके से पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो इसको ध्यान से पढ़ के आइए बेटा सभी स्टूडेंट्स, बहुत जरूरी है। ओके, क्लियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको करके आइएगा। तो यहाँ तक आपके टेस्ट में आ रहा है, तो अपना अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके रख लीजिए। आपका जो मॉड्यूल है वो काफी बढ़िया बना हुआ है, स्पेशल आइसोमेरिज्म वाला। हाँ मितोज बोलो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, जो डी ऑप्शन है उसमें अगर मैं अरेंजमेंट मतलब ऐसे क्वेश्चन बना लूं चेंज करके कि डी ऑप्शन में एंटी स्टैगर कर दें, हाँ जी, और ए और डी ऑप्शन ही रखें, तो सर उसमें फिर क्या कहेंगे सर? उसमें होगा तो फिर स्टैगर के कारण वेंडर वॉल। देखो मैं निग्लिजिबल मानता हूँ। निग्लिजिबल का मतलब ये नहीं होगा भी नहीं होता, देख, क्योंकि एंटी फॉर्म की भी तो एनर्जी होती है ना। जैसे हम लोगों ने, जैसे मैं अगर पिछला बताऊं, जैसे हम लोगों ने ब्यूटेन के कन्फॉर्मर्स ड्रॉ किए थे डियर, सोच के देखो जो तूने मेरे से क्वेश्चंस पूछे। हाँ जी सर। अब जैसे हम लोगों ने ये कन्फॉर्मर्स ड्रॉ किए थे ब्यूटेन के, ठीक है, इसमें जो एंटी फॉर्म है, ये एंटी फॉर्म की सबसे ज्यादा, ये वाली फॉर्म एंटी फॉर्म हाँ जी सर। है तो एंटी फॉर्म के पास भी है, एनर्जी होगी एनर्जी कुछ तो ना, है। एनर्जी तो है। हाँ अगर जी सर। CH3 ग्रुप एंटी पोजीशंस पे है और C2H5 एंटी पोजीशंस पे है, तो नहीं 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 थोड़ा सर, बहुत यही वही करूँ वो, फिर तो उस केस में सर CH3 की होगी मिनिमम फिर से, क्योंकि हाँ डिस्टेंस बिल्कुल, वाला तो हट ही जाएगा हाँ ग्रुप के। सर अगर बिल्कुल, CH3 वाले को हम उसी पे रखें इक्लिप्स पे, हाँ, हम्म, तो फिर हम कहेंगे कि एनब्यूटाइल वाले का कम हो जाएगा वेंडरवॉल स्ट्रेन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर वो एंटी ठीक, पोजीशन पे चला जाएगा बिल्कुल सही है उसका बेटा। मतलब साइज तभी भी ज्यादा है उसका ग्रुप का, तो हाँ मैं हाँ, सर से ये पूछ रहा था कि फिर डिस्टेंस को ज्यादा प्रायोरिटी हाँ मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल राइट, हाँ। ठीक है। तभी डिस्टेंस को प्रेफरेंस तभी तो मिलती है, तभी तो, क्योंकि हम लोग बोलते होते हैं भी जो मर्जी एक्लिप्स्ड हो, जो, हाँ जी सर। जो मर्जी एक्लिप्स फॉर्म हो, उसकी स्टेबिलिटी स्टैगर्ड से कम होती है, ठीक है सर, बस ठीक यही है ना। था। ओके।
ठीक है बेटा, इसको अच्छे तरीके से करके आइएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और कल बेटा मैं आपको वो भी डिस्कस कर रहा हूँ, आपको भेज रहा हूँ एक्सरसाइज 0 के आंसर की को, उसको भी देख लीजिएगा स्टूडेंट्स। ओके, अब हम लोग कल स्टार्ट करेंगे अपना इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड, वो वाला टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आइसोमेरिज्म का एक्सरसाइज 0 और एक्सरसाइज 1 पूरा सॉल्व करके आना है आप लोगों ने, राइट? चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं बेटा फिर।